Welcome, dear student. So today we will discuss MSc Zoology 2018 DU Solved paper. So let's start from question first. Which of the following is not a characteristic of lakes suffering from organic pollutions? तो जो लैक हैं वो ऑर्गेनिक पॉल्यूशन से सफ़र करती हैं। तो ऑब्वियसली है कि उसके अंदर हाई माइक्रोबियल कंटेंट हो सकते हैं, उसकी हाई माइक्रोबियल कंसंट्रेशन हो सकती है एंड इट्स में बी हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो सकती है, इसीलिए वो सफ़र कर रही है। एल्गल ब्लूम हो सकता है, कई बार एल्गल ब्लूम्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में जो माइक्रोबियल ग्रोथ है या फिर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो लो फॉस्फेट लेवल है, क्योंकि फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इट्स प्रेजेंट इन लेक, तो स्पेशली यहाँ पर लो फॉस्फेट लेवल नहीं हो सकता। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following was probably absent at the time of origin of life? तो origin of life यानी आपने मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा एवोल्यूशन के अंदर। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय जो ऑक्सीजन था वो क्या था? absent था। और इसका absent होने का भी रीजन है कि उस समय रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Which of the following genotypes cause Klinefelter syndrome? तो स्पेशली जो ट्राइसोमी के केस होते हैं वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को कोज करते हैं। तो हियर द कंडीशन XXY रिप्रेजेंट द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। स्पेशली यहाँ पर एक एक्स क्रोमोजोम ज़्यादा होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मोस्टली अकर इन मेल, तो मेल के अंदर जनरली जो जीनोटाइप है वो XY है, लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर वाली कंडीशन है तो उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम्स हो जाता है। हियर इज द एक्स्ट्रा 1 एक्स क्रोमोजोम्स। देन इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखें ऑप्शन 2 में X0 वाली कंडीशन, ये टर्नर सिंड्रोम का कैरेक्टर है। सो लेट्स हम डिस्कस करते हैं नीचे। यहाँ पर 3 सिचुएशन दी हुई हैं। क्लाइनफेल्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, XXY वाली कंडीशन है। और जो टर्नर सिंड्रोम है स्पेशली ये ओनली फीमेल पार्ट्स को ही इफेक्ट करता है, X0 की कंडीशन है। और यहाँ पर एक एक्स क्रोमोजोम है वो क्या हो जाता है? मिसिंग हो जाता है। अब यहाँ पर जो XYY कंडीशन है इट्स रिप्रेजेंट द जैकब्स सिंड्रोम। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Which of the following is wrong match for enzyme classification? तो एंजाइम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लास 2 से ट्रांसफेरेज बिलोंग करता है, यस इट्स मस्ट बी करेक्ट। क्लास 3 से हाइड्रोलेजेज, ऑब्वियसली इट्स करेक्ट। क्लास 1 से ऑक्सीडो रिडक्टेज, बिल्कुल अगर आप एंजाइम क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो नंबर फर्स्ट पे ऑक्सीडो रिडक्टेज आते हैं। एंड नंबर 4 है क्लास 4 से लाइगेजेज, नहीं क्लास 6 होती है एंजाइम का, क्लास 6 है उससे लाइगेजेज बिलोंग करते हैं। और जो क्लास 4 है यानी जो EC4 है उससे लाइज एंजाइम बिलोंग करते हैं। लाइज एंजाइम्स बिलोंग टू क्लास 4th। सो यहाँ पर जो रॉन्ग मैच है वो कौन सा होगा? ऑप्शन 4। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट.
Which of the following is not possible explanation for the rapid rate of evolution of beak shape in Darwin finches? तो डार्विन फिंचेज का क्वेश्चन है, और जनरली आपने गैलोपैग आइसलैंड पे डार्विन फिंचेज की अलग अलग वेराइटीज़ देखी हैं। तो उनमें जो इवोल्यूशन है उसका मेन जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो ऑप्शन में कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको नॉट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताना है। तो अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर की वजह से उनमें इवोल्यूशन हुआ। उनकी जो बीक शेप थी, उनकी जो चोंच थी, उनमें डिफरेंट तरीके के इवोल्यूशन हुए। कोई लंबी थी, कोई छोटी। स्मॉल पॉपुलेशन साइज इज ऑब्वियसली द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, लेकिन हाई म्यूटेशन रेट इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन must be 3. Then moving to question next. Question number 6. Which of the following animals is primarily an ectotherms? अब देखिए ectotherms क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर सकते। उन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अडेप्टेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो यू वेल नो डेट द एक्टोथर्म्स जो रेप्टाइल्स होते हैं, फिशेज हैं एंड एम्फीबियंस हैं, ये क्या हैं? एक्टोथर्म्स हैं, और ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि एंडोथर्म्स कौन से हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं। एंडोथर्म्स में स्पेशली बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाएंगे। सो लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट हॉक तो बर्ड है, तो ऑब्वियसली ये एक्टोथर्म नहीं हो सकता। देन लिजर्ड्स, यस इट्स मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि ये क्या है? रेप्टाइल्स है। बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरी नहीं है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं तो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आता है, मिसेंसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने ये बताया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14 रेडियो लेबल्स आइसोटॉप यूज किए थे, आइसोटॉप्स यूज किए थे। तो ऑब्वियसली उसके लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स का यूज किया था। यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है उसका यूज किया, और स्पेशली कौन सी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सो मूविंग टू नेक्स्ट, हियर द ऑप्शन 8. Which of the following molecule is most abundant in living system? तो लिविंग सिस्टम के अंदर अगर हम मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर है वो क्या है? मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, विच सिस्टम इज एक्टिव अंडर स्ट्रेस? जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है, यानी बॉडी फाइट और फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स में होती है, उस समय बॉडी के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 10. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टाब्लिश इन इंडिया? इंडिया के अंदर जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा एस्टाब्लिश हुआ? तो यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, इसका एस्टाब्लिशमेंट है वो सबसे पहले हुआ।
आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन में, जो जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर है एंड इट्स एस्टेब्लिश इन 1936। सॉरी, इट्स रॉन्ग। देन जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर है। देन प्रियार नेशनल पार्क है केरला के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आसाम में है एंड कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, प्रियार नेशनल पार्क कहाँ पर है। लोकेशन स्पेशली मैच करने के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। डबलिंग टाइम ऑफ ई कोलाई इज 20 मिनट। तो ई कोलाई का जो डबलिंग टाइम है वो कितना है? 20 मिनट है। और इनिशियल नंबर बैक्टीरिया के जो कल्चर में है वो भी दे रखे हैं हमें, कितने हैं इनिशियल नंबर? 100 हैं। और 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। तो पूछा यह गया है कि 60 मिनट बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उनको आप एक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। हियर इज द फॉर्मूला। NT बराबर N0 2 की पावर n। तो यहाँ पर जो N0 है वो इनिशियल नंबर है, और इनिशियल नंबर हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 100। ओके, 100 इनिशियल नंबर है बैक्टीरिया का। NT है कि सेल नंबर एट द टाइम। तो इसे हम टोटल नंबर भी कह सकते हैं। तो NT हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि टोटल नंबर हमें नहीं पता है कि 60 मिनट बाद कितने होंगे। तो NT हमें कैलकुलेट करना है। N क्या है? जनरेशन नंबर है। अब आपको पता है कि माइक्रोबियल जनरेशन है वो एक डबलिंग फैशन में चलती है। तो 20 मिनट का एक जनरेशन है। 20 मिनट का क्या है? एक जनरेशन है। तो हमें पूछा क्या गया कि 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितने जनरेशन हो गए? 3 जनरेशन। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। NT इनिशियल नंबर कितना है? 100 एंड 2 की पावर 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? NT बराबर 800। सो जो 60 मिनट के बाद में नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो कितने आ जाएंगे? 800 कल्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे। कितनी जनरेशन के बाद? 3 जनरेशन के बाद। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। X chromosome inactivation. Let's see the option first. Is the cause of the Y chromosome being genetically inactive? No. Y chromosomes इसके पीछे रीजन नहीं होता है। Take place in humans so that the same X chromosome is inactive in all the cells of females. Yes, it must be correct, क्योंकि सभी फीमेल्स के अंदर एक X क्रोमोसोम्स है वो क्या है? इनएक्टिव है। एंड इसे हम जनरली बार बॉडी से रिप्रेजेंट करते हैं, बार बॉडी कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 13। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन से क्वेश्चन है। फ्रॉम पायोनियर, पायोनियर क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेज होती है सक्सेशन की। टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी स्टार्ट से जो आपकी क्लाइमेक्स यानी चरम अवस्था है वहां तक हम पहुंच रहे हैं, क्लाइमेक्स तक। द बायोमास सेल, तो बायोमास क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या रिलेट करेगा या नहीं करेगा? तो ऑब्वियसली जो बायोमास है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। इट मीन्स कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो पायोनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी है
उसमें बायोमास भी बढ़ता जाएगा। सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 14. So here is the question number 14. Import of glucose by liver cells. तो यहाँ पर लीवर सेल्स हैं और इन लीवर सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर एक चैनल प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कॉल्ड द GLUT2. क्या है ये? GLUT2 है, GLUT, GLUT2. और इसी GLUT2 से जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर आते हैं. तो लेट्स सी द ऑप्शन नंबर 2 इज फैसिलिटेटेड बाय GLUT2. ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. द ओरिजिन ऑफ जेव इन द गनेथोस्टोम्स इज द. तो जो गनेथोस्टोम्स हैं उनके अंदर जो जेव का ओरिजिन है वो किससे हुआ है? गिल आर्च से हुआ है. ओके, एंड वेयर इज द गिल आर्च प्रेजेंट? Especially gill arches are skeletal spots for the gill tissue and they are present in the origin time. Then moving to question next 16. The dynamic of which cytoskeletal element changes in a moving amoeba. तो जो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैं अमीबा में मूविंग के लिए वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देन मूविंग टू नेक्स्ट. रिपीट कोर्स सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2, 3, 4 बेस पेयर्स आर नोन एज व्हाट? तो जो 2, 3 और 4 बेस जो रिपीट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं. स्पेशली अगर हम माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट की बात करें तो जो मिनी सैटेलाइट हैं उनमें जो रिपीटेड बेस की जो सीरीज़ होती है वो 10 से 16 बेस पेयर 60 बेस पेयर होती है. लेकिन अगर हम माइक्रो सैटेलाइट की बात करें तो माइक्रो सैटेलाइट में 1 से 6 बेस पेयर होता है. तो ऑब्वियसली हमें 2, 3, 4 रिपीटेड ही पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये ओबियसली किसके होते हैं? माइक्रो सैटेलाइट्स के होते हैं. एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं. जो मिनी सैटेलाइट्स हैं स्पेशली दे आर कॉल्ड द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बिकॉज द नंबर ऑफ रिपीट्स इन गिवन मिनी सैटेलाइट्स वेरीज ग्रेटली अमंग इंडिविजुअल्स. और जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं उनके जो नंबर हैं वो रिपीटेड जो बेस हैं वो बहुत कम होते हैं और ये कोडोमिनेंस को शो करते हैं. स्पेशली इनका यूज जेनेटिक मार्कर और पॉपुलेशन की स्टडी के लिए किया जाता है. देन मूविंग टू नेक्स्ट. ए हेल्टर्स इज. तो हेल्टर्स हैं वो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं किसके अंदर? हाउस फ्लाई के अंदर. तो ये हाउस फ्लाई यहाँ पर है और यहाँ पे जो रेड मार्क है उससे रिप्रेजेंट किए गए हैं इसे हेल्टर. ये बॉडी के ऊपर इजीली विजिबलेट होते हैं. सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. लिनोलेनिक इज ए एसेंशियल फैटी एसिड फॉर ह्यूमन बिकॉज linolenic acid is available in fruits. Not, it's a not true reason. Linolenic acid gives much energy that palmitic acid. No. It is unsaturated fatty acid. ये भी ट्रू आंसर नहीं है. इसेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो उसके अंदर डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इसलिए वो क्या है? इसेंशियल. अगर डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर पाती तो हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज इजीली कर सकती थी. और अब डबल बॉन्ड को अगर इंड्यूस नहीं कर पा रही है तो हमें क्या है? उसे बाहर से लेना पड़ता है. इसलिए ये क्या है? एक इसेंशियल फैटी एसिड है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. पैसिव इम्यूनिटी
इज ऑब्टेन बाय, तो पैसिव इम्यूनिटी को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? सीरम है ऑफ अनदर एनिमल्स या इंडिविजुअल्स का कंटेनिंग जो एंटीटॉक्सिन्स है, उससे हम क्या करते हैं, जो पैसिव इम्यूनिटी है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन हमने ड्यू बायोकेमिस्ट्री के पेपर में भी अच्छे से डिस्कस किया है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, 2-amino 3-hydroxypropionic acid is the chemical name for which of the following amino acid? तो जो 2-amino 3-hydroxypropionic acid है वो किसका केमिकल नेम है? सेरीन अमाइनो एसिड का केमिकल नेम है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, लो पीएच ऑफ लाइसोसोमल कंपार्टमेंट इज मेंटेन बाय, तो लाइसोसोम है उसके अंदर जो लो पीएच है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक चैनल प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है, इसे हम ATPase ट्रांसपोर्टर सिस्टम कहते हैं। और इसी की वजह से जो H+ आयन्स हैं वो अंदर जाते हैं और H+ आयन अंदर जाने की वजह से जो pH है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन, प्रोटॉन ATPase at the membrane. Then moving to question next, 23, किडनी ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम, तो जो किडनी का डेवलपमेंट है वो किससे होता है डियर स्टूडेंट? मीजोड्रम से। देन मूविंग टू नेक्स्ट, DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल इन, तो DNA है वो ओनली यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट भी हम काट सकते हैं। ओनली प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, नो, कुछ वायरस के अंदर भी होता है। ऑल वायरसेज, नहीं, ऑल वायरस में नहीं होता, कुछ वायरस में होता है। सम वायरसेज ऑल प्रोकैरियोट्स एंड और यूकैरियोट्स, ऑब्वियसली ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि कुछ वायरस के अंदर DNA जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है, और सभी यूकैरियोट्स के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? DNA है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, which of the following statement is not true for the competitive inhibitor in an enzyme catalyzed reaction? dear student, जो competitive inhibitors होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करते हैं। तो हम ऑप्शन को देखते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट, देयर इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली से ट्रू ऑप्शन, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो कॉम्पिटिटिव हैं उनका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू ऑप्शन 2, दे compete with substrate for binding to the active site, तो ये सबस्ट्रेट के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करने के लिए। ऑब्वियसली करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, लेकिन हमें क्या बताना है? नॉट ट्रू बताना है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर, भूलिए मत। दे इंक्रीज द केम, ऑब्वियसली केम को इंक्रीज करते हैं, यहाँ तक सही है। डिक्रीज द वीमैक्स, नो नो नो, वीमैक्स है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या रहता है? सेम रहता है, नो चेंज। ओके, सो ऑप्शन 4 मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, नी जॉइंट है, और डियर स्टूडेंट जो नी जॉइंट्स है वो स्पेशली एक बोन का जॉइंट है और इसे हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। ये बॉडी के जो मूवेबल्स जॉइंट हैं उनके अंदर इस तरीके के जो जॉइंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हैवीएस्ट ऑर्गेनेल्स इन द सेल, तो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल्स कौन होता है डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, वेल्स लाइन प्रेजेंट इन बिटवीन, तो देखिए वेल्स लाइन है वो
जनरली जो एशिया है एंड जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच का रीजन है। यहाँ पर एक वेल्स लाइन है, ये आपका ट्रांजिशनल जोन किसका आ गया, एशिया का यानी ओरिएंटल, और ये किसका आ गया, ऑस्ट्रेलिया का। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो कौन सी है, वेल्स लाइन। तो हियर द ऑप्शन फर्स्ट ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन्स मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 29, इन बाइवालो विच स्ट्रक्चर सीक्रेट पीएल्स। तो जो नेक्रोलियस लेयर हैं वो क्या करती हैं, पीएल्स का सिक्रेशन करती हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन 2। देन मूविंग टू नेक्स्ट, एम्पिसिलिन इनहिबिट्स। तो एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और स्पेशली ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, स्पेशली इन्फेक्शियस थ्रेड्स के लिए एम्पिसिलिन को यूज किया जाता है। तो बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन 31 to 60 हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पॉइंट्स नोट करिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों का मिलाकर आप पॉइंट्स नोट करिए और स्पेशली कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए कि सभी क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे, यही क्वेश्चन घूमकर वापस आने हैं एग्ज़ाम में। हाँ, हो सकता है मे बी कई बार क्वेश्चंस का आंसर बना देते हैं, आंसर का क्वेश्चन, या फिर थोड़ा सा रिलेटेड पूछ लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, नया सिलेबस है। सिलेबस तो एक ही है, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली श्योर है कि यहीं से ही आने हैं। एंजाइम काइनेटिक्स से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइवर्सिटी से क्वेश्चन